हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। बेटा पी ब्लॉक हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट, और पी ब्लॉक में हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ओजोन O3, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन, ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ ओजोन, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सल्फर एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, ताकि इन फ्यूचर तब आप रिवीजन करें, उसके लिए आपके लिए क्या रहे, इजी रहे, ठीक है। तो आपकी जो सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में हैं और दो ही फॉर्म इसकी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म। एक तो S8 फॉर्म में आपकी जो मोलिकुलर फॉर्म में किस फॉर्म में होता है ये S8 एंड S6, दो फॉर्म होते हैं S8 एंड S6। अब बात आती है कि जो S8 है और S6 है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर्स की बात होती है। S8 की स्ट्रक्चर तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ आपको कि कैसे होती है, W शेप होगी। कैसे होगी, W शेप। कैसे होगी देखिएगा, ये ऐसे होंगे S S, ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं S S एंड S, 1 2 3 4 5, ठीक है। बचे कितने, 3, 1 S, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं S। तो ये किसकी शेप आपकी, S8 की। किसकी शेप है बेटा, बोलिए, S8 की। अब बात करते हैं S6, सल्फर 6 की कैसे शेप होगी। इसकी हम कह सकते हैं चेयर शेप। चेयर शेप कैसे होगी, चेयर शेप देखिएगा, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे चेयर होती है आपके घर पर। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एक बार साइड में, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेंजीन की चेयर्स जो है स्ट्रक्चर्स, चेयर स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो उसमें कुछ आपने ऐसे बनाया होगा, ये और कुछ ऐसे करके, इस तरीके से, सॉरी, आप इसको सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं, अच्छे वे से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेयर फॉर्म बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छे वाली चेयर नहीं बनी, लेकिन हम इसके लिए कोशिश करते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है इतनी। सल्फर, ठीक है, और सल्फर सल्फर एंड सल्फर, ठीक है, और सल्फर सल्फर एंड सल्फर, इस तरीके से चेयर फॉर्म, ओके। और इसका एक बनाने का तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं। बेस्ट चेयर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये, ठीक है, सल्फर 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 सल्फर, ये बेस्ट है, आप ऐसे बना लीजिए। तो ये क्या आपकी चेयर फॉर्म ऑफ S6 कैसी फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है, विच इज़ मोर स्टेबल। तो आप कहेंगे कि सर जो S8 है दिस इज़ दी मोर स्टेबल। और भी एलोट्रोपिक फॉर्म है जैसे अल्फा बीटा सल्फर, मैंने पहले भी जिक्र किया था सल्फर के एलोट्रोप्स में। तो नाउ मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम कहेंगे बीटा सल्फर, बीटा सल्फर। इज दैट क्लियर। कैसे होगी देखना, जैसे मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में एक ट्रिक बताई थी बेटा आपको। सॉलिड स्टेट में मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी जहाँ पर आपको बताया गया था 7 क्रिस्टल लैटिक सिस्टम, 7 क्रिस्टल लैटिक सिस्टम। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक आपकी ट्रिक होती है सी टॉम हार्ट,
क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थो, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो जो ये मोनोक्लिनिक, ये वाला मोनोक्लिनिक है, ठीक है, मोनोक्लिनिक। इसमें मैंने क्या बताया था, एक्सियल एंगल एंड कहेंगे आप एक्सियल एंगल, एक्सियल लेंथ का जो रिलेशन है मोनोक्लिनिक में जो होता है वही मोनोक्लिनिक सल्फर में भी होगा। इज दैट क्लियर? आप एक बार देखिएगा जो मैंने आपको रिलेशंस बता रखे हैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इन बिटवीन एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। तो वही क्या है आप देख सकते हैं। देखो इसमें वैसे मैंने क्या बताया था क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे इसमें क्या है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। ऐसे कुछ मैंने रिलेशंस बता रखे हैं। ओके अब जो है बीटा सल्फर, ये आपसे काफ़ी बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बीटा सल्फर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर। ये सॉलिडिक फॉर्म में होता है, इस वजह से आप एक बार उसको प्रोसीड जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर का या बीटा सल्फर का, वो होता है 393 केल्विन, 393 केल्विन। और ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इट इज़ सोल्यूबल इन H2O, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, but insoluble in CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है। थर्ड, इट इज़ प्रीपेयर्ड फ्रॉम, पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसकी प्रिपरेशन। इट इज़ प्रीपेयर्ड फ्रॉम रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर by cooling. Fourth, it is stable above 369 Kelvin. It is stable above 369 Kelvin. इससे अबव क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म transformed into alpha sulfur below this temperature, ठीक है। एंड बिलो दिस टेम्परेचर इट ट्रांसफर इनटू बीटा सल्फर, इट्स ट्रांसफर टू बीटा सल्फर। मतलब कहने का क्या है कि जो ये स्टेबल अबव, इन शॉर्ट की जो आपका अल्फा सल्फर और इधर आप कह सकते हैं बीटा सल्फर, ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, कन्वर्टेबल होते हैं। ये बीटा जो सल्फर है अबव 369 केल्विन अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे जो नीचे टेम्परेचर है मतलब लेस देन 369 केल्विन, लेस देन 369 केल्विन, ये वापसी से बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो अल्फा सल्फर है बेटा जी, वो मोर स्टेबल, अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल देन बीटा सल्फर, और ये एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। अल्फा सल्फर
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कह सकते हैं आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 1 मार्क्स में, विच इज़ दी मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके बीटा सल्फर की प्रॉपर्टीज़ थी और कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं है, ये वाली बात हमने की। ठीक है, नेक्स्ट है रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ये है मेल्टिंग पॉइंट जो है रोम्बिक सल्फर का MPT इज इक्वल टू 385.8 केल्विन। यही इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने तो याद कर रखी है, तो आप एक बार आप 384 अप्रॉक्स इसके आसपास लिख सकते हैं, वो ठीक होगा आपका। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेरिजन टू बीटा सल्फर। सेकेंड, it is soluble, very important, it is soluble in CS2 carbon disulfide but insoluble in H2O, insoluble in H2O। ठीक है, remember second point is very important point। ठीक है, it is prepared from evaporation या evaporating the solution of sulfur in CS2। it is prepared from evaporating the solution of sulfur इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब आपने एक सॉल्वेंट लिया। ठीक है, ये आपने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया और ये सॉल्वेंट जो है ये क्या है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और इसमें आपने डिज़ोल्व किया H2। क्या डिज़ोल्व किया आपने, सल्फ़र। आप सिंपल सल्फ़र कह सकते हो, S8 जो फॉर्म है सल्फ़र, H2 की फॉर्म में नहीं, सल्फ़र को इसमें डिज़ोल्व किया और फिर इसमें से क्या कर दिया आपने, इवेपरेशन प्रोसेस, यानी कि जितना सॉल्वेंट था आपका उसको सभी को क्या कर दिया, सारे के सारे सॉल्वेंट को क्या कर दिया, बोलो, इवेपरेट कर दिया। उसको क्या कर दिया, इवेपरेट कर दिया। तो इवेपरेट कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपका रोम्बिक सल्फर होगा। ठीक है, एक पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, देन सॉल्वेंट इज इवेपरेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए रोम्बिक सल्फर टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो रोम्बिक सल्फर है और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है इनकी शेप कैसे होती है। शेप ऑफ मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल या रोम्बिक सल्फर भी कह सकते हैं, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फर हैव क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, आपकी क्राउन एक तरीके से कैविटी होती है बेटा। ठीक है, आपकी एक बड़ी ऐसे सल्फर ऐसे सल्फर ये एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट होते जाएंगे और एक क्राउन बना लेंगे। जो ये कैविटी आपको दिखाई दे रही है, तो इस टाइप का इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार ये देखा गया है, पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव में या वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है तो आपसे पूछता है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोइंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक या शोइंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सी फॉर्म जो है सल्फर की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जो H2 है, H2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर because it has unpaired electrons,
unpaired electron in antibonding orbitals, in antibonding molecular orbital, that is पाई स्टार। आप MOT देख सकते हैं, MOT में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो S2 है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है। आप 11th क्लास में चेक कर सकते हैं, या मैंने भी जो है केमिकल बॉन्डिंग में आपको ऑक्सीजन का केस बना करके दिखाया है। ऑक्सीजन का केस जो है MOT को दिखाया गया है, सेम एज इट इज इसका होगा, लेकिन इसमें एक हाइयर क्या आ जाएगा आपका 3p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा सिग्मा 3s एंड आपका क्या बनेगा पाई 3p पाई 3px, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3px 3py मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड 3 पाई स्टार 3px पाई स्टार 3py, इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है ये आपका हुआ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर के बारे में, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर के बारे में। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड है इंपॉर्टेंट है, एज कंपेरिजन टू SO2 सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ SO2। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, क्या स्ट्रक्चर होगी SO2 की, बताइए 11th क्लास में अगर आपने सीखा हो। तो सबसे पहले आपकी क्या कीजिए, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0। आउटर मोस्ट जो सेल है ये होंगी, एंड आउटर मोस्ट जो सेल है उसका जो सब सेल पार्ट है 3s 3p एंड 3d होगा। S जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही होता है और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P जो आपके पास सब सेल होती है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है 3s 3p एंड 3d, इज दैट क्लियर। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि सल्फर ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, सल्फर ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। लेकिन आपको पता है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है कितने 2, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो इसको क्या करेंगे आप, ऐसी अगर आपको कंडीशन कहीं नज़र आए और रिक्वायरमेंट हो कितने इलेक्ट्रॉन्स की, जितना कि मॉलिक्यूल्स में दिख रहा है, तो क्या करोगे आप, जो पेड़ वाला इलेक्ट्रॉन्स है और आगे वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है सेम सेल में, तो उसका एक्साइटेशन आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्साइटेशन कर सकते हैं। और तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या चेंज आया, ये 3s बिल्कुल एज इट इज़, देयर इज़ नो चेंज। 3p में ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो 1 2 3। और नाउ D में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, एंड सो सल्फर नाउ कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड विल बी फॉर्म। ठीक है, कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर देखो, 4 बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर के पास एक क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट क्लियर। और अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में और आइडिया लेना है, तो ये तो हमने बॉन्डिंग देख लिया कितने बॉन्ड बनाएगा और कितने लोन पेयर होंगे, तो आप इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन वाला भी रूल लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट की, जैसे जिस एलिमेंट की हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है उसको हम x मानते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एलिमेंट
माइनस कैटायन प्लस एनायन, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं 6, कितने हैं 6, इज दैट क्लियर, कितने हैं 6। और इसमें मोनोवैलेंट एलिमेंट या तो आपका हेलोजन या हाइड्रोजन को कहते हैं, तो मोनोवैलेंट एलिमेंट है ही नहीं, ये ऑक्सीजन कैसा है डाईवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये 6 मोनोवैलेंट 0, कैटाइन नहीं है 0, एनाइन नहीं है 0, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 1/2 इंटू 6, इसको आपने सोल्व किया तो कितना आया 3, और x के वैल्यू 3 आए तो उसमें एक s ऑर्बिटल और कितने 2 p ऑर्बिटल, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस आपने पढ़ा होगा, sp2 में कैसे आया, तो sp2 में आपने क्या है देखा कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर उसमें आप वहाँ देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड को यूज़ नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये रहा, सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये रहा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 1 2, तो एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उससे भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पाई बॉन्ड को इंक्लूड ना करें, सिर्फ जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यूज। बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को यूज करेंगे 1 और 2, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप 3 वैल्यू आई, और 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, एक s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और 2p, यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। और अगर इस तरीके से आपको शेप दिखाई दे कि एक लोन पेयर है और ऐसे, इसमें फिर आपसे पूछता है कि ये शेप कौन सी होगी और एंगल कितना होगा। तो इसमें एंगल की अगर हम बात करें 104.5 सेकंड, और इस शेप का जो नाम है वो है बेंट। क्या है, बेंट। क्लियर है, SO2 के बारे में क्लियर इतना, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ SO2, प्रिपरेशन ऑफ SO2, क्या प्रिपरेशन होगी SO2 की। तो जो प्रिपरेशन है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ SO2, प्रिपरेशन ऑफ SO2, क्या प्रिपरेशन होगी। फर्स्ट प्रिपरेशन, अगर हम डायरेक्ट सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो प्रिपरेशन होता है SO2। क्या होगा, SO2। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकंड, फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड। अगर हम SO3 2 नेगेटिव, इसको हम कहेंगे सल्फाइड। क्या कहेंगे, सल्फाइड को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएं, यानी कि H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कराएं, तो यहाँ से जो बनेगा वो SO2, याद रखना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। एसिडिक मीडियम में अगर हम सल्फाइड को रिएक्ट कराएंगे तो SO2 रिमूव एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस कैसे करेंगे हम। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं इसको, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कैसे करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, इसको हम करेंगे फेरस, आप कह सकते हैं फेरस सल्फाइड FeS2 को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ FeSO2, देन फॉर्मेशन ऑफ FeO प्लस SO2 2 and 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी।
It is colorless gas with pungent smell and highly soluble in water. Colorless gas, pungent smell, ठीक है, और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, highly soluble in water. It is liquefy at room temperature under a pressure of, liquefy भी कर सकते हैं इसको हम, it is या it liquefies at room temperature under a pressure of 2 atm and boil 263 Kelvin. अगर आप इसमें से 273 माइनस करो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब लोअर टेम्परेचर पर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए SO2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए SO2, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट एसिडिक है, बेसिक है। सबसे पहले एसिडिक नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिड है या नहीं। आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। नाउ आप इसका प्रूफ देखेंगे। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो एक फॉर्मेशन करता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और इसको आप आयनिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 2S पॉजिटिव आयन प्लस SO3। सिर्फ क्या किया, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया और H2SO3 यानी कम्बिनेशन रिएक्शन शो करी जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और ये देखो, तब हम इसको आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट होगा ये, तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। तो ऐसी स्पीसीज जो H पॉजिटिव आयन दे, ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो H पॉजिटिव आयन दे, इसको हम क्या कहेंगे, एसिड। क्या कहेंगे, एसिड, ठीक है। नाउ इस पर चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ आप बता सकते हो, आपको पता है। तब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो सोल्ट की फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकालता है। तो इसका प्रूफ आप लिख सकते हैं, प्रूफ ऑफ एसिडिक नेचर में, प्रूफ ऑफ एसिडिक नेचर क्या लिख सकते हैं इसमें, व्हेन ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट यानी कि Na2SO3 सोडियम सल्फाइड जिसको कहेंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिमूव्ड। ये प्रूफ है आपका। और इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड, इज दैट क्लियर। नाउ नॉन स्पॉटरेटर ऑफ कंबशन, ये कभी भी कंबशन को स्पॉटर नहीं करेगा जैसे ऑक्सीजन स्पॉटर करता था, ठीक है। देखिए कैसे, नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन कैसे, कार्बन के साथ अब SO2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस सल्फर एंड SO2 गैस इज नाइदर कंबस्टेबल। SO2 गैस जो होती है ये क्या होती है, नाइदर कंबस्टेबल नॉर स्पॉटर ऑफ कंबशन, ठीक है। नाइदर, SO2 गैस इज नाइदर combustible nor spot of combustion,
नॉन स्पॉट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, थर्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है, एक बार बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जो SO2 है, SO2 एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। कैसे? सबसे पहले आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज बट रिड्यूस अदर, अगर हम खुद की बात करें, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है बेटा जी, बोलिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खुद तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, दूसरे को देगा, तो ये इसी वजह से गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यही एक कह सकता हूँ मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन आपकी प्रॉपर्टीज है और इम्पोर्टेंट भी। कैसे करता है देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था, अगर हम SO2 को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ए निएसेंट ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, डोंट वरी, जस्ट कम्बिनेशन रिएक्शन, इज दैट क्लियर। तो जो मैंने ऊपर आपको ये बताया है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अब ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सल्फर पर आप निकालोगे तो कितना चार्ज है बेटा जी, बोलिए, +4। यहाँ पर कितना चार्ज है, +6। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई, यानी कि +4 से +6 गया है। ये क्या गया है, +4 से +6 गया है। तो मतलब क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। मतलब इसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखना, SO2 + 2H2O, देन फॉर्मेशन ऑफ, देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन ये रहे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं SO4 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4H पॉजिटिव आयन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। क्यों निकले, यहाँ से आप देखिएगा ना, कितना चार्ज है, +4, कितना चार्ज है, +6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यस और नो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके। अगर अब हम ये आगे आपकी जो मैं कुछ रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ उसमें काम आएगी ये। अगर इसी को आप Fe3 पॉजिटिव, यानी कि कोई भी आपने ऐसा मॉलिक्यूल्स लिया जिसमें आयरन पर +3 चार्ज है, कितना चार्ज है बोलिए, +3 चार्ज है, उसको आपने रिएक्ट कराया SO2 प्लस वाटर के साथ, SO2 प्लस वाटर के साथ, तो आपकी नेट रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है ये दोनों रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, बोलो 2, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसने कितना लिया, 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना। याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल्स जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करेगा। मतलब प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कर सकते आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हुए हैं लेकिन एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली 1 हुआ, नहीं होगा कभी भी। तो नेट रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2
यहाँ ये 2Fe3 पॉजिटिव प्लस और SO2 2H2O, then formation of 2Fe 2 positive plus SO4 2 negative plus 4H पॉजिटिव, ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये नेट रिएक्शन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन देखिए, वाई पिंक कलर ऑफ KMnO4 डीकलराइज इन प्रेजेंस ऑफ SO2? वाई? आपको पता है इन KMnO4 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज +7, मतलब कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर आपको पता है क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो +7 से जो मैग्नीज है ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। बोलो यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, SO2 की वही रिएक्शन लिखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले। SO2 को अगर हम 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ ए SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और याद रखना जो मैग्नीज, ये पोटासियम पर मैग्नेट है, ये पोटासियम पर मैग्नेट है, या आप इसको KMnO4 लिख लो या MnO4 नेगेटिव लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करके SO2 के साथ। ये आपको एक बात याद रखनी है, ये Mn+2 यानी कि मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा? बोलो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना था? +7। अब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? ये +2। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हो आप? 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो रिएक्शन को बैलेंस करो। अगर कुछ मैं ऐसे करूँ कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा बताइए? तो कुछ नहीं होगा, कंप्लीट रिएक्शन लिख दो। ये 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यहाँ पर प्लस क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। और आप लिख सकते हो 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो 4 ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? बोलो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5SO2 प्लस। अब वाटर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हुए? 10। 5 × 2 10 H2O मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर 4 × 2 8। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स से वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पर 8 वाटर मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड कितने थे? 10। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग रहे? 2 H2O, देन गिव 5SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Mn 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 4H2O। और जो ये है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? ये कलरलेस है। मैग्नीज 2 पॉजिटिव स्टेट में क्या होता है? कलरलेस। इट्स चेंज पिंक कलर टू कलरलेस। सो when SO2 react with KMnO4, then manganese goes to +7 oxidation state to +2 oxidation state, and in +2 oxidation state manganese is colorless. कैसा होता है? manganese colorless होता है। Is that clear? Now use of sulfur dioxide, very important. अभी यूज लिख लीजिए जल्दी से, एक बार इसको लिखो। यूज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैंने पहले से लिख के रखा था, तो आपको ये बता देते हैं। यूज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो इट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ब्लीचिंग ऑफ शुगर केन जूस।
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल्स को रिफाइन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, और जो आपकी मील वगैरह होती है शुगर केन्स जूस को आप ब्लीचिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए SO2 गैस का यूज़ किया जा सकता है। एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वुल एंड सिल्क, वुल और सिल्क में ब्लीचिंग एजेंट सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग जर्म्स, फंगी एंड मोल्यूड्स, ठीक है, फंगी है, जर्म्स है, बैक्टीरिया, उनको भी किल करने के लिए SO2 का यूज़ किया जाता है। एज ए एंटी कॉलर ऑफ रिमूविंग एक्सेस ऑफ Cl2 फ्रॉम ब्लीच आर्टिकल्स, यानी कि एक्सेस ऑफ Cl2 को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया। तो Cl2 को कैसे रिमूव करेगा, ये आपको पता है। सल्फ़र को अगर हम SO2 को रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ तो HCl2 सल्फ़र डाइक्लोराइड बन जाएगा HCl2 और ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ये छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं एक दो, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट इन योर फ्रेंड्स, ओके, एंड लीव ए गुड कॉमेंट। If you have any doubt, then represent in the comment box section. Please tell me. And if you new in my channel, then subscribe my channel for new video notifications. Thank you. See you.